तो सभी को मेरा नमस्कार। और ज़्यादा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 1 NCERT बेस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम राजस्थान बोर्ड में। तो चैप्टर था हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसमें हम टॉपिक चल रहे थे कुलाम्स लॉ पे। तो कुलाम के नियम पे हमने बात कर ली, वेक्टर फॉर्म पे भी बात कर ली। अब उसी में एक और टॉपिक है बहु आवेश के आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत की बात करनी। अध्यारोपण कैसा है, किस तरीके का अध्यारोपण में बात कर रहे हैं। इंग्लिश में बात करूं तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्जेस लेके चल रहा है। एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा 11th में, उसी का सिद्धांत का यहाँ पर इस्तेमाल कर कर चलेंगे। तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहता क्या है, तो मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बोल देता हूँ कि दो से अधिक आवेश हो, यानी मेरे पास में एक आवेश की बात नहीं कर रहा, यानी मेरे पास में दो से अधिक आवेशों की बात कर रहा है। एक या दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में अगर किसी बिंदु पर परिणामी जो बल है, यानी मेरे पास रिजल्टेंट जो फोर्स आ रहा है किसी पॉइंट पर, के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया जाता है। यानी अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब ही क्या है, एक और एक से ज़्यादा को किसी को सबको क्या जोड़ के एक मेरे पास रिजल्ट निकालना, और मेरे पास मीन एक क्या मिलेगा, रिजल्ट। जैसे हमने वेव्स वाले चैप्टर में किया था, यानी एक मेरे पास में ये दो वेव आ रही हैं, इन दोनों तरंगों को जोड़ने के बाद में एक अध्यारोपित होके मेरे को नई तरंग मिलती। तो कहते हैं इसके अनुसार अगर बात करूं तो कहते हैं आवेश पर परिणामी जो बल होगा, यानी आवेशों पर ये जो परिणामी बल है वो अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से, यानी फ्रीली, सभी आवेशों के थ्रू अगर वो फ्रीली रूप से इस आवेश पर कार्यरत, यानी कोई भी जो मेरे पास आवेश पर जो कार्यरत कुलाम बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब मेरे पास कोई आवेश है, मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे पास कोई आवेश मान लिया Q, अब यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक और आवेश है, 3-4 आवेश उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये मैंने मान लिया Q1, कोई Q2, ये Q3 और ये Q4। तो ये Q1 Q पर लग रहा है, Q2 भी Q पर लगा रहा है। इन सभी क्या है, दोनों आवेशों के मध्य क्या लग रहा है, स्थैतिक आवेश, ये कुलाम फोर्स लग रहा है। उन सभी का सदिश योग करने पर जो मुझे मिलेगा वो उसका परिणामी बल मिलेगा उस आवेश पर। तो कहता है मान लेते हैं कि मैंने मान लिया कि मेरे पास Q1, Q2, Q3 एंड Qn आवेश हैं, और किसी एक मूल बिंदु O पॉइंट पर स्थिति जो सदिश है, यानी पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, यानी उनकी जो पोजीशन है मूल बिंदु से, वो कहता है कोई R1 दूरी पर, कोई R2, कोई R3 एंड सो ऑन, ऐसे Rn दूरी पर वो स्थित है। मैंने कह दिया, चलो मान लेते हैं कि एक फ्रेम मान लिया, और इस फ्रेम पर मैंने कहा ये 0 पर। अब मैंने कहा कि ये जो Q है, इस आवेश की स्थिति हमने मान ली जिसके ऊपर परिणामी मान लिया, मैंने कह दिया ये Rn स्थिति पर है। यहीं पर कोई ये जो Q1 है इसकी स्थिति मैंने मान ली, ये क्या है मेरे पास R1, कहाँ से, मूल बिंदु से मैंने उसकी स्थिति मान रखी। अब हमने स्टडी करने के लिए मान लिया कि Q1 पर परिणामी जो बल है वो मेरे पास मान लिया मैंने F1। तो F1 किसके बराबर है, F1 पर, किसके कारण, सेकंड के कारण। F1 पर किसके कारण, थर्ड के कारण, परिणामी जो मेरे पास कुलाम फोर्स लग रहा है। ऐसे ही फोर्थ के कारण, फिफ्थ के कारण एंड सो ऑन, सभी का n, और इन सभी का क्या कर रहा हूँ मैं, योग कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अब ऐड करने पर हमने कुलाम्स फोर्स क्या कहता है, Q1 Q2, Q1 Q2 कौन से आवेश से माना था मैंने, Q1 पर। तो जब भी अगर नीचे पोजीशन वेक्टर लेना हो तो हमेशा उल्टा कर दो, सेकंड के कारण फर्स्ट पर मेरे पास जो लग रहा है वो दूरी, उसका पोजीशन वेक्टर आता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, R21 प्लस में Q1 Q3 R31 एंड R31 एंड सो ऑन, लास्ट Q1 Qn R का N1 का स्क्वायर R N1 की 1/4 सभी में कॉमन है इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार मैंने कहा Q2 पर भी अगर एक परिणामी बल की बात करूँ तो Q2 पर एक परिणामी बल की बात करें तो हमने उसको भी एक मान लिया कि सदिश पर, अब की बार Q1 के कारण, तो मैंने कहा F2 उस पर परिणामी बल है। अब F21 पर यानी सेकंड पर किसके कारण, फर्स्ट के कारण F21, 2 तो ले नहीं सकता ना, खुद ही है, इसलिए 2 पर अब किसके कारण, थर्ड के कारण, फोर्थ के कारण, फिफ्थ के कारण एंड सो ऑन, एन के कारण। वापस से वही K कॉमन ले लिया
तो क्या बचा मेरे पास Q2 Q1, मैंने क्या कहा ऊपर जो ले रखा है आवेश Q2 पर किसके कारण, Q1 के कारण, तो क्या ले लिया पोजीशन वेक्टर क्या आ गया मेरे पास में R12, यानी क्या है R12 स्क्वायर R12 की कैप। दिशा कहाँ है, फर्स्ट से सेकंड के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये रहा मान लेते हैं ये मेरे पास में Q2 आवेश है और ये Q1 आवेश है, तो Q2 पर लग रहा है ना, Q2 पर किसके कारण, इस पे, तो इसलिए क्या ले लिया फर्स्ट किस पे लग रहा है, सेकंड पर, डायरेक्शन फर्स्ट से सेकंड पर, यही ऐसे लिया है 3 2 का स्क्वायर और सो ऑन, हमने लास्ट तक की वैल्यू रख ली। अब सिंपल फॉर्म में हमने मान लिया एक परीक्षण आवेश मानकर चल रहे हैं, मैं इसकी भी डेफिनेशन दूंगा आगे जब हमारे पास में आएंगे, तो परीक्षण आवेश पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक टेस्ट चार्ज यानी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो एक परीक्षण आवेश है, जिसकी परिभाषा हम आगे देंगे। तो कहता है Q0 पर n विविक्त आवेशों की बात कर ली। अब मैंने कहा मान लिया कि कोई एक Q0 एक आवेश है जिस पर मैं काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि इसी पे ही करना है, तो ये एक मेरे पास स्थिति मान ली कि ये मेरे पास एक Q0 है जिसकी दूरी मेरे पास Rn मैंने मान ली। अब ये सभी पर अलग अलग है Q1 Q3 और ये सभी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, किस पर लगा रहे हैं जरा देखो, O पर, किसके कारण, फर्स्ट के कारण, तो यानी दिशा कहाँ है, ये रही, तो डायरेक्शन क्या लेके चल रहे हैं R1 से नॉट की ओर, तो सभी का सदिश योग कर दिया मैंने, तो क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R1 नॉट का स्क्वायर R कैप 1 नॉट प्लस में यानी 0 मान लो एंड सो ऑन लास्ट तक n तक की हमने ये परिभाषा ली। अब सभी को जोड़ देते हैं कि भाई Q0 है और Q1 Q2 Q3 चल रहा है, तो मैंने क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीशन ले लिया 1 से लेकर यानी मेरे पास i की पावर का है 1 से लेकर n तक, क्या लिख दिया Q0, ये बदलता रहता है बार बार, क्या बदल रहा है, सिर्फ ये बदलेगा, इसलिए क्या ले लिया कि मैंने मान लिया 10 तक ही है तो मैं I10 रख दूंगा, Q0 Q10 सभी का लेके, तो ये मेरे पास आ गया I नॉट, क्या आ गया R I नॉट का स्क्वायर R कैप I नॉट, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ Q0 कॉमन है बाहर निकाल लिए, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I1 से लेकर कहाँ तक है n तक, और ये वैल्यू मैंने रख दी। अब ये सोचोगे सर यहाँ तो स्क्वायर था यहाँ क्यूब कैसे है, तो ज़रा याद रखें तो कैप का हम क्या लिख सकते थे R कैप, यानी एकांक सदिश जो मेरे पास यूनिट वेक्टर लेके चलते थे क्या था A कैप बराबर में A वेक्टर अपॉन में मेरे पास A आता था, उसी फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया RI नॉट कैप इज इक्वल टू RI नॉट वेक्टर फॉर्म अपॉन में RI नॉट यानी मेरे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म परिणामी सदिश, तो यहाँ पर उसी की वैल्यू रख दी तो मेरे पास ये मिल जाता है। इसी पर एक नोट डालकर बड़ी विचित्र बात लिखी हुई है, नोट डालना है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि अध्यारोपण का ये जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका इस्तेमाल यानी यूज ऑफ अगर इसका करना है, उपयोग करना है, तो ये बहुआवेशी निकाय यानी मल्टीपल चार्ज सिस्टम में परिणामी बल ज्ञात करने के लिए यानी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल एक वर्ड और लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी फाइंड आउट करने में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यानी अध्यारोपण सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिर्फ मल्टीपल चार्ज सिस्टम के ऊपर ही नहीं है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए भी होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करके याद रखना कि कई बार एक एक नंबर के हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ, उनमें भी इस प्रकार का एक प्रश्न आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत हाई लेवल पे दे दें, बहुत एक लो लेवल का एक प्रश्न बनाना हो कि ये वैसे तो अपने हम टीचर्स के हिसाब से लो लेवल लगता है, लेकिन रियलिटी है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक चीज़ है एक छोटी सी। अब कुछ प्रॉब्लम भी करते हैं कि भाई हाँ हमने कौलाम्स नियम तो कर लिया यानी कौलाम फोर्स का हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल भी तो करना ज़रूरी है ताकि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें न्यूमेरिकल पे। तो देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है कि दो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉन मेरे पास में यानी दूरी पर ये मेरे पास स्थित है और स्थिर है। मैं पहले कह रहा हूँ स्थिर है, बड़े ध्यान से सुनना, स्थिर। कहता है एक प्रोटॉन उनके बीच में की दूरी के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, यानी मैंने एक प्रोटॉन को क्या कर दिया उनके मध्य बिंदु पर रख दिया दूरी के यानी बीच में,
और कहता है प्रत्येक कण पर परिणामी जो मेरे पास बल का परिकलन करना है। क्या करना है? परिणामी बल का परिकलन मुझे करके चलना है। तो मैंने कहा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी आवेश कौन से दिए? ऋणात्मक। अब जरा डायग्राम बनाते हैं। इसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये मेरे पास में डायग्राम में ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच की दूरी उसने कितनी बताई? वो बता रखी है 2 एंगस्ट्रॉम। ये मेरे पास उसके बीच की दूरी है। अब उसने कहा कि कहीं इनके बीच में एक क्या रख दिया? प्रोटॉन रख दिया। यहाँ पर उसने क्या रख दिया? एक प्रोटॉन। मैंने यहाँ पे प्लस से दिखा रखा है, यानी ये प्लस है, मेरे पास प्रोटॉन है। अब इसने एक प्रोटॉन रख दिया इनके बीच में, ये प्लस साइन से। अब जरा देखें कि हमारे पास में क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव में, यानी हमें बताया कि ये प्लस और माइनस है, यानी बीच में प्लस होने के कारण अब इलेक्ट्रॉन जितना बल इसके ऊपर लगा रहा है ये भी लगाएगा। तो यानी आकर्षण बलों से, यानी बराबर प्रोटॉन बराबर और विपरीत मेरे पास में है। आकर्षण बलों से इलेक्ट्रॉन के कारण आकर्षित होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? आकर्षित होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? परिणामी जो मेरे पास में बल है, परिणामी बल 0 है, यानी रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास क्या होगा? 0। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, आपको 2 जने खींच रहे हैं, एक तरफ इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप बीच में क्या रहोगे? स्टेबल। तो यानी इसके ऊपर परिणामी बल क्या हो गया? 0। अब हम इस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कारण बात करेंगे कि एक तो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के कारण इसका आकर्षण, और एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षण। इन दोनों के आधार पर अब हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो मैंने कहा पहले फोर्स की बात करते हैं। तो कूलाम्ब फोर्स मेरे पास अभी रिजल्ट दिया कि भाई सभी के योग के बराबर। तो पहला के, पहला तो मैं ले रहा हूँ आकर्षण पे, तो मेरे पास एक आ गया माइनस का ई और एक मेरे पास प्लस ई अपॉन में इनके बीच की दूरी मैंने मान ली r²। r² है, हमने अभी बात करेंगे कि ये मेरे पास कुल दूरी है, इसको मैंने r मान लिया, ये भी मेरे पास क्या मान लिया? r, क्योंकि सेंटर पे है तो मैंने आधा आधा बांट दिया। प्लस में अब इलेक्ट्रॉन के कारण थी तो वो भी लेके चले, तो वो क्या है? के माइनस का ई और दूसरा भी माइनस का ई अपॉन में एक r था, दूसरा r कितना है? 2r है, तो यानी टोटल दूरी कितनी होगी? 2r। तो मेरे पास हो गया 2r का स्क्वायर। अब इसके ऊपर आता है, अब इसको जोड़ लें थोड़ा सा। तो यहाँ पर ज़रा देखें तो ये कितना आ गया? के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ अपॉन में मेरे पास दोनों में r² है, दोनों r² कॉमन ले लिए, और ऊपर जो आवेश है उनको भी ले लेते हैं कि वो कितने हो गए? e का स्क्वायर। अंदर अब कर देते हैं, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस का मेरे पास क्या आ गया? ए। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गया प्लस। अपॉन में 2 था, उसकी पावर कितनी होगी? 1/4। ये रख लिया हमने यहाँ पर। अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आ गया? 9 × 10⁹ अपॉन में मेरे पास r² साथ में e², और अंदर से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस की आती है, तो यानी कितना हो गया? 4 प्लस में, तो ये आ गया माइनस का 3/4 मेरे पास ये इसका आंसर। अब यहाँ पर ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसी के आगे अब वैल्यू रख दे। किसकी वैल्यू रख दे? हमारे पास में बस कुछ नहीं करना, अब आपके पास में काम क्या बचा है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब, और मेरे पास r जो था वो किसके बराबर है? 1 एंगस्ट्रॉन के, और 1 एंगस्ट्रॉन की पावर कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर मेरे पास में ये उसकी पावर। वैल्यू रखनी है उसके अंदर और कुछ नहीं करना। वैल्यू रखते ही क्या आ जाएगा कि वहाँ पर f की वैल्यू थी, f की वैल्यू के अंदर मैंने वैल्यू रखी, तो ये हो गया माइनस का 27 × 10⁻9 इंटू में 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में डिस्टेंस कितनी है? 10⁻10। इस और इसका भी क्या है मेरे पास में? स्क्वायर है, r की स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।
इतना सा काम था। अब इसी के आगे एक और सेकंड प्रॉब्लम मैंने ले रखी है, हाथों हाथ ही लेके रखी है। प्रॉब्लम ज़रूरी है, हमें करना ज़रूरी है भाई, हम सॉल्व कैसे करें फिर बाद में कभी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े तो देखो कहता है कि दो सहजातीय, मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज कह रहा हूँ मैं, सेम टाइप ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 वो मेरे पास एक r दूरी पर स्थित है और स्थिर है, मैं कह रहा हूँ स्थिर अभी भी। और कहता है एक तीसरा टाइप का एक आवेश मेरे पास में Q ले लिया, क्या लेके चल रहा हूँ, ये Q आवेश ले लिया, और कहीं इनके मध्य उस जगह रखा जाता है जहाँ पर मेरे पास परिणामी, यहाँ पहले कह रहा हूँ कि रिजल्टेंट जो मेरे पास फोर्स है वो जीरो पहले बोल रहा है, परिणामी बल मेरे पास में पहले जीरो कह के चल रहा है लाइन में, तो कहता है शून्य प्राप्त होता है। क्या तीसरे आवेश की स्थिति ज्ञात करनी है, कहाँ रखा होगा, तो हमने बीच में रखने के लिए कहा गया मध्य में, हमने मध्य की बात देख ली, हमने कोई ऐसे ही वट एवर मान के यहाँ पर मध्य में रख दिया और कहा कि भाई Q1 से उसकी दूरी x है और इनके बीच की दूरी d, टोटल दूरी r है। तो देखो परिणामी बल, तो भाई F पे आते हैं पहले थोड़ा सा, तो F इन दोनों के कारण ले रहा हूँ पहले थोड़ा सा मैं, तो ज़रा इस पर आते हैं कि ये कितना है, पहले इसका फिर इन दोनों के मध्य का बल निकालेंगे क्योंकि परिणामी बल तो शून्य है। तो F बराबर में K Q1 Q अपॉन में मेरे पास x², ये मैंने एक F1 मान लिया। वहीं इन दोनों के मध्य लगने वाला F2 वो कितना है, वो मान लिया मैंने K Q2 Q अपॉन में मेरे पास में कितना है, ये दूरी जो निकालनी थी वो दूरी है r माइनस का x का होल स्क्वायर, क्योंकि सीधी d नहीं मान सकते, मैंने एक को माना है, सीधा d नहीं कहा मैंने, d बाद में बताएंगे इसको। तो ये है, और हम क्या कह के चल रहे हैं, परिणामी बल मेरे पास शून्य है, तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों आवेशों के मध्य कुछ भी लगाऊं परिणामी बल शून्य आएगा। तो यानी जब दोनों के दोनों ही बल इक्वल लग रहे हैं, दोनों बल समान है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर K Q1 Q अपॉन में x का स्क्वायर बराबर में K Q2 Q अपॉन में r माइनस x का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, Q से Q, K से K कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा r माइनस एक्स, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ कि इस पे शो नहीं होगा। तो देखिए ज़रा, ये हमारे पास है, इसको ध्यान रखना, रिमेंबर। तो मेरे पास क्या बन गया, मैं लिख ही देता हूँ, चलो ये बनता है K Q1 Q2 सॉरी Q अपॉन में मेरे पास x² बराबर में K Q2 Q अपॉन में r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये Q कैंसिल हो गए, K से K कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में मेरे पास में x² बराबर में Q2 अपॉन में Q1। इसी को ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एक्स अपॉन में x अंडर रूट में Q2 अपॉन में Q1 माइनस, प्लस माइनस ले लिया क्योंकि पता नहीं मेरे पास आवेश के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ r माइनस का r अपॉन में x माइनस का 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, अंडर रूट Q2 अपॉन में Q1। तो यहाँ से x आ जाएगा मेरे पास, चाहे आप यहाँ से x निकालना चाहें, तो ये आ गया r अपॉन में x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का अंडर रूट में Q2 अपॉन में Q1। तो यहाँ से x निकालें तो x की वैल्यू आ जाती है r अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस माइनस में, सॉरी अंडर रूट यहाँ नहीं है, अंडर रूट Q2 अपॉन में Q1, ये मेरे पास वैल्यू आती है यहाँ तक। इसी वैल्यू को थोड़ा सा और कर देते हैं गणना के अनुसार, थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन करें तो मैंने क्या कहा था कि d जो है वो किसके बराबर है, r माइनस एक्स के बराबर है, और x की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो d कितना होगा वो निकालना है, कितनी दूरी पर है, तो d निकालना है, तो r माइनस में मैंने यहाँ पर x की वैल्यू जो लेके चल रहा हूँ प्लस में लेके चल रहा हूँ, तो वो आ गया r अपॉन में अंडर रूट Q2 अपॉन में Q1, साथ में मेरे पास 1 प्लस माइनस का ये लेके चल रहे थे, तो ये आ गया d बराबर में r कॉमन आ गया, तो यहाँ ले लिया 1 माइनस में r अपॉन में
1 प्लस में अंडर रूट में Q2 अपॉन में Q1, और इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, D बराबर में मेरे पास वैल्यू बनेगी R अपॉन में Q1 अपॉन में Q2 अंडर रूट में प्लस में मेरे पास 1, ये मेरे पास वैल्यू बनती है। यानी D का आंसर मेरे पास में यहाँ मिलता है कि ये मेरे पास में Q1 अपॉन में Q2 प्लस में 1, ये मेरे पास यहाँ पर गणना करने से कि कितनी दूरी पर वो मेरे पास स्थित होंगे, तो वो D से इतनी दूरी पर स्थित होगा, ये मेरे पास में कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनका आंसर आता है। एक X ये रहा और D ये रहा, दोनों के अंदर वैल्यू रख दें Q1 Q2, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितनी दूरी पर वो स्थित है। यानी तीसरे आवेश की स्थिति ज्ञात करनी हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो, एक नोट करने की बात और है, बड़ा ध्यान से मैं इस पर बड़ा गौर से इस चीज़ को थोड़ा एक बार देख लेना। देखो, नोट एक डाल रहा हूँ, ये स्थिति मैंने ली जब दोनों आवेश मेरे पास में समान है, सेम टाइप ऑफ चार्ज। अगर मेरे पास में एक आवेश प्लस Q हो और एक मेरे पास माइनस Q हो, बड़े ध्यान से देखना कि ये मेरे पास एक प्लस Q और एक माइनस Q हो, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, उस दौरान Q1 Q2 को मिलाने वाली जो रेखा है, तो जो आवेश है वो मैं थोड़ा सा एक बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल में, कि मान लेते हैं कि प्लस Q1 और ये मेरे पास में एक माइनस Q2 है, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो मेरे पास आवेश उनको मिलाने वाली रेखा के कहीं बाहर स्थित होगा। क्या होगा, उनको मिलाने वाली रेखा के कहीं बाहर स्थित होगा। और एक कंडीशन कब होगी, अगर हम कहते हैं Q1 जो मोड है वो ग्रेटर देन क्या हो, Q2 से मेरे पास में बड़ा हो। आवेश Q1 मेरे पास Q2 से अगर अधिक हो तो ऐसी स्थिति में वो मेरे पास क्या होगा, बाहर रखा जाएगा। तो उस दौरान D का मान क्या हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू R अपॉन में अंडर रूट में Q1 अपॉन में Q2 माइनस में 1 आ जाएगा। यहाँ पर वहाँ क्या था, प्लस में, और यहाँ क्या है, माइनस में। तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछ सकता है कि दो विपरीत अगर आवेश हों तो उस स्थिति में क्या होगा। तो हमें सिचुएशन थोड़ी सी बदलनी है, और बदलते क्या हो जाएगा, मेरे पास में D बराबर R अपॉन में Q1 अपॉन में Q2 माइनस में 1। आप इसको भी ऐसे कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वहीं से सॉल्व करो, आप प्लस के लिए सॉल्व करते हुए लास्ट में एक नोट डालते हुए कि अगर आवेश विपरीत है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, तो उस स्थिति में D का मान R अपॉन Q1 अपॉन में Q2 माइनस 1 हमारे पास होगा। कंडीशन लगाकर अब कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में टॉपिक बहु, यानी मेरे पास मल्टीपल चार्जेस के लिए, यानी बहु आवेशों के लिए हमारे पास कूलाम का नियम, और कुछ उससे रिलेटेड मेरे पास में न्यूमेरिकल की कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल कैसे, और भी हम आगे करते रहेंगे साथ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।